उज्जैन के शैतान पर बाबा का खून खौला। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। उज्जैन के गुनहगार का जल्द होगा हिसाब। बेटी को ना समझने वालों सीधे नरक में जाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहां से लाओगे। लड़कों से ज्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है। कितना भी तुम उसको डांटो फिर भी तुम ही पे मरती है। जुल्म करोगे यूं बेटी पर तो खूनी कहलाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहां से लाओगे। मेरी नसीहत तुम भी सुन लो, मेरी नसीहत तुम भी सुन लो। बेटी से संसार चला, बेटी से ही प्यार मिला है, बेटी से घर बार चला। आरोपी के घर चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर भी चलेगा, जिनकी जिंदगी पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे लोग नहीं बच सकते। महाकाल की नगरी में हुई शर्मसार करने वाली घटना पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री गुस्से में है। बाबा ने कहा है कि जो भी ऐसी घटनाएं करता है उसे जीने का कोई हक नहीं है। इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई। महाकाल की नगरी में शर्मसार करने वाली घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी भरत सोनी को जब फॉरेंसिक जांच के लिए घटना स्थल पर ले जाया गया तो उसने हिरासत से भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश में वो घायल हो गया। प्रमुख तौर पे फरियादिया जो होती है वो घटनास्थल की पुष्टि करती है। हमारे इस प्रकरण में ये नहीं हो पाया था, इसीलिए हम आरोपी को घटनास्थल पे लेके गए थे रिक्रिएट करने के लिए, जहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ और 2 पुलिस वाले घायल हुए और ये भी घायल हुए। तो मेडिकल अभी हो रहा है, इसके बाद वापस से घटनास्थल को रिक्रिएट कोर्ट की परमिशन के बाद किया जाएगा। 8वीं की छात्रा सतना की रहने वाली है। 24 सितंबर को अपनी स्कूल ड्रेस में वो घर से लापता हो गई थी। वो ट्रेन से उज्जैन पहुंची और कई ऑटो रिक्शा चालकों से लिफ्ट मांगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। इसके बाद वो आरोपी भरत सोनी के ऑटो में बैठ गई, जो उसे जीवन खेड़ी ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और भाग गया। उसने पुलिस से बचने के लिए गाड़ी का नंबर बदल दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। आरोपी की तलाश में पुलिस ने 14 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे चेक किए। पुलिस ने 3 ऑटो चालकों समेत 6 लोगों से पूछताछ की। आखिरकार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस केस को डिस्ट्रिक्ट जो को प्रोसिक्यूशन है उससे कोऑर्डिनेट करके हम फास्ट ट्रैक के लिए मूव करेंगे। हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट मेडिकल एविडेंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो फरियादी हैं सतना में जिन्होंने बच्ची की रजिस्टर कराई है और जो हमारा खुद का पुलिस का या काउंसलर्स का इंटरेक्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो सामान्य तौर पे लोग उस उम्र में बता पाते हैं वो नहीं बता पाई। पर तो भी मुझे लगता है हमें मेडिकल एविडेंस का वेट करना चाहिए कि उसकी मेंटल स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही है और कहा कि इस तरह का अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है। वहीं बीजेपी नेता का दावा है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई जल्द होगी। जिसने अक्षम्भ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका।
पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। बार एसोसिएशन ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी की पैरवी करने से मना कर दिया है। बार एसोसिएशन के वकीलों ने फैसला किया है कि शहर का कोई भी वकील आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। एसोसिएशन ने अपील की है कि आरोपी के खिलाफ मजबूत केस बनाकर कड़ी सजा दिलवाई जाए। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। इसने हमारे सिर्फ नगर को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। हमारे अधिवक्तागण इसके अंदर जब भी वहाँ पर न्यायालय में इनका ट्रायल चलेगी, हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए और वहाँ पर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की, यहाँ तक कि फांसी की भी मांग की जाएगी। और हमारा कोई भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी और कोई अधिकारी इन लोगों का किसी का साथ नहीं देगा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह नाबालिग लड़की को अकेला पाया और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी ने जीवनखेड़ी गांव जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे वहीं छोड़कर भाग गया। बाद में दूसरे ऑटो ड्राइवर ने उसे एक कॉलोनी में उतार दिया। वहां वो बच्ची 2.5 घंटे तक मदद के लिए भटकती रही। फिर एक आश्रम के सामने बेहोश हो गई। आश्रम के एक पुजारी की नजर उस पर पड़ी तो उसने पीड़िता को कपड़े और खाना दिया। तो इस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन आपकी हालत किसने करी है और कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए, चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया।